डियर स्टूडेंट, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। 11 सिविक्स के अंतर्गत आज आपका टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो भारतीय संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में कौन कौन सी विशेषताएं उसकी हैं, क्या उसकी प्रकृति है, इसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम अपने विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया गया, यानी स्वीकृत कर लिया गया था, और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इस तरह से 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। तो इस तरह से भारतीय संविधान की ये स्थिति है। आगे इसकी विशेषताओं के संदर्भ में अध्ययन करेंगे कि भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं, किन विशेषताओं के कारण भारतीय संविधान अपने आप में सर्वोत्तम माना जाता है। तो उनकी विशेषताओं के संदर्भ में आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले है विस्तृत एवं व्यापक संविधान। तो भारतीय संविधान विश्व के सभी संविधानों में विस्तृत एवं व्यापक संविधान है। प्रारंभ में इसमें 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां हैं। तो प्रारंभ में जब संविधान बना था तो उस समय 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां हैं। वर्तमान समय में 448 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। तो इसकी विशेषता है कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां हैं और वर्तमान समय में 448 एवं 12 अनुसूचियां हैं। तो शुरू में 395 और 8 अनुसूचियाँ और वर्तमान समय में 448 और 12 अनुसूचियाँ हैं। इसी क्रम में एक और है, भारतीय संविधान लिखित संविधान है। लिखित संविधान की विशेषता क्या होती है कि जब लिखित संविधान, किसी देश का जब लिखित संविधान होता है तो जो भी चीज़ें, चाहे प्रशासनिक चीज़ें हों, चाहे शक्तियों का बंटवारा हो, जैसे केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा हो गया, केंद्र सरकार किस तरह से शासन करेगी, उसके शक्तियों का विभाजन कैसे होगा, केंद्र सरकार की सीमाएं क्या क्या होंगी, राज्य सरकारों के साथ उनका संबंध कैसा होगा, केंद्र सरकार और अन्य बॉडी उसकी, जैसे मान लीजिए सरकार के जो अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका की क्या सीमाएं हैं, कार्यपालिका की क्या सीमाएं हैं, न्यायपालिका की क्या सीमाएं हैं। संविधान के माध्यम से इन तीनों के अलग अलग अंगों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि अपनी क्या क्या सीमाएं हैं और किस परिधि में रह करके ये अपने कार्यों, अपनी नीतियों का संचालन करेंगे। तो इस तरह से सरकार के अंगों की सीमाएं एवं कार्यों का उल्लेख किया गया है, जिससे शासन व्यवस्था में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। लिखित संविधान होने के कारण शासन व्यवस्था चलाने में और आसानी होता है। लिखित संविधान से सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब कोई चीज़ लिखित रूप में रहता है, मौखिक की अपेक्षा जब कोई चीज़ लिखित रूप में रहता है तो उसका अनुपालन और बेहतर होता है। चूँकि वो लिखित है, हमेशा बताया जाता है कि हमारे संविधान में ये उल्लिखित किया गया है। तो लिखित संविधान होने के कारण देश में प्रशासनिक व्यवस्थाएं, देश में सरकार के द्वारा चलाई गई नीतियाँ सही होती हैं, कल्याणकारी होती हैं, जनता के हित में होती हैं। जनता के हित के लिए जो मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं वो भी सारी चीज़ें लिपिबद्ध हैं, लिखित रूप में हैं। लिखित रूप में होने के कारण उन चीज़ों को निर्देशित किया गया है कि अगर इनका उल्लंघन किया जाएगा या मूल अधिकारों का हनन होगा तो नागरिक न्यायालय में जा सकता है। तो लिखित रूप में होने के कारण व्यवहारिक रूप से अधिक परिपालन कराया जा सकता है नियमों एवं निर्देशों का। कोई चीज़ अगर मौखिक रहेगा तो उतना अपने आप में कह सकते हैं कंप्लीट नहीं होगा, उतना व्यवहारिक नहीं होगा, लेकिन जब कोई चीज़ लिखित रूप में रहता है तो उतना ही प्रभावपूर्ण होता है, प्रभावशाली होता है। तो लिखित रूप में होने के कारण भारतीय संविधान अपने आप में महत्वपूर्ण है और भारतीय नागरिकों के स्थानीय व्यवस्थाओं के अनुरूप है। लिखित रूप में होने के कारण उनका अनुपालन सही तरीके से किया जाता है। तो आइए हम इसी विषय क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अगली विशेषता क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका यहाँ तक का तात्पर्य क्या है कि भारत पूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है, यानी कि भारत जो है पूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। अपनी गृह एवं वैदेशिक नीतियों के क्रियान्वयन में देश की 2 नीतियाँ हैं। गृह नीति मतलब देश की आंतरिक नीतियाँ
जो हम देश के अंदर की नीतियाँ जो सरकार लागू करती है, जिस तरह का पालन करती है। और वैदेशिक नीति में विदेश नीति होती है कि किसके साथ संधि करें, किसके साथ समझौता करें, किसके साथ व्यापार करें, सरकार की अपनी पॉलिसी होती है। तो इस तरह से दोनों नीतियाँ, गृह नीति एवं वैदेशिक नीतियाँ, दोनों नीतियों के क्रियान्वयन में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, किसी बाह्य एवं आंतरिक शक्ति का किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो भारत जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का तात्पर्य है भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे जनता जो है अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और वे प्रतिनिधि ही शासन कार्यों में भाग लेकर, सरकार बनाकर शासन कार्यों में भाग लेते हैं और देश के शासन को चलाते हैं। तो इस तरह से भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अगला है गणराज्य। इसी में गणराज्य से तात्पर्य है भारत का जो प्रधान होगा यानी राष्ट्रपति, वो उसका पद वंशानुगत न होकर के चुना गया, निश्चित समय के लिए चुना गया राष्ट्रपति होगा। तो इस तरह से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। इसका क्लियर हो गया अर्थ कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का तात्पर्य कि भारत पूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। अपनी गृह एवं वैदेशिक नीति के क्रियान्वयन में किसी आंतरिक या बाह्य शक्ति का कोई दबाव नहीं है। लोकतांत्रिक का मतलब भारत लोकतंत्रात्मक देश है और यहाँ पे जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और वे प्रतिनिधि ही शासन कार्यों में भाग लेते हैं, सरकार बनाते हैं। अगला है गणराज्य। गणराज्य का तात्पर्य है कि भारत का जो प्रधान मतलब राष्ट्रपति होगा, उसका एक निश्चित अवधि के लिए चुनाव होगा, चुना गया व्यक्ति होगा, उसका पद वंशानुगत यानी किसी एक पीढ़ी उसी वंश से दूसरा वंश का व्यक्ति उस पद पे नहीं बनेगा, ऐसी व्यवस्था नहीं है, यानी उसका चुनाव होगा एक निश्चित समय के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। समाजवादी राज्य। संविधान में समाजवादी राज्य की व्यवस्था की गई है। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में भारत को समाजवादी राज्य घोषित किया गया है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा? 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। इसमें क्या व्यवस्था की गई है कि राज्यों द्वारा अमीर और गरीब के बीच की दूरी को कम करने का प्रयास किया जाएगा। राज्य सरकारें अपनी नीतियों के माध्यम से प्रयास करेंगी कि अमीर और गरीब के बीच की दूरी कम हो सके। तो इस तरह से भारत में समाजवादी राज्य घोषित किया गया है या समाजवादी राज्य की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। तो संविधान की दृष्टि में सभी धर्मों को आदर की दृष्टि से देखा जाता है। किसी धर्म विशेष को प्रश्रय नहीं दिया जाएगा। सभी धर्मों के लोग अपने अनुसार, इच्छानुसार अपने धर्मों का पालन करें, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें। किसी तरीके का कोई दबाव नहीं है, यानी संविधान की तरफ से सभी धर्म एक समान है, किसी भी धर्म विशेष को प्रश्रय नहीं दिया जाएगा। अगले क्रम में आगे बढ़ते हैं हम लोग। संसदात्मक शासन व्यवस्था। भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन व्यवस्था है। यहाँ पे संवैधानिक प्रधान कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। तो संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है और इसी क्रम में वास्तविक शक्तियाँ किसके पास होती हैं? मंत्रिमंडल के पास होती हैं। संवैधानिक प्रधान तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक शक्तियाँ किसके पास होती हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास होती हैं और मंत्रिमंडल ही संसद के प्रति क्या होता है? अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। तो इस तरह से यहाँ पे संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होगा और कार्यपालिका का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। एकल नागरिकता। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। पूरे भारत में एक प्रकार की नागरिकता है, भारतीय नागरिकता जिसे कहते हैं। तो इस तरह से भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है शक्तिशाली केंद्र। भारतीय संविधान में राज्यों की अपेक्षा केंद्र को अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, इसलिए राज्य की अपेक्षा केंद्र अधिक शक्तिशाली है। नेक्स्ट है वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान में जिन 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेने वाले या उससे अधिक लोगों को वयस्क मताधिकार यानी मत देने का अधिकार प्राप्त है, तो वे अपना मत देकर के अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकते हैं। नेक्स्ट है अस्पृश्यता का अंत। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत को प्रतिबंधित कर दिया गया है, दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है। किसी के साथ हम अगर छुआछूत का भेदभाव करते हैं
तो ऐसे लोगों के साथ दंडित किया जाएगा। हमें दंडित, अगर हम कोई भी कार्य व्यक्ति अगर इस तरह से करता है तो उसे दंडित किया जाएगा। तो इस तरह से भारतीय संविधान में छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है। इसी क्रम में आगे है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व क्या है? राज्य जब अपनी नीतियों का निर्धारण करें तो भारतीय संविधान में जिन नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है उन तत्वों को अपनी नीतियों में ज़रूर समावेश करें, जिससे अपने राज्य में उन लोगों के लिए जो विशेष व्यवस्थाएं उसमें दी गई हैं, गरीबों के लिए, निर्धनों के लिए, असहायों के लिए, उनको विशेष अनुदान, विशेष स्थिति में जो सहायता व्यवस्था है वो प्राप्त हो सके। तो इस तरह से नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान में स्पष्ट उल्लेख है कि जो स्वतंत्र न्यायपालिका कैसी होगी? स्वतंत्र होगी, किसी भी रूप में, चाहे कार्यपालिका हो या व्यवस्थापिका हो, किसी का कोई दबाव नहीं होगा। निष्पक्ष रूप से वो अपना निर्णय देगी, कार्य करेगी, किसी भी तरीके के उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होगा। नेक्स्ट क्रम में है कल्याणकारी राज्य की स्थापना। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई है। केंद्र व राज्य के द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक व्यवस्था, गरीबी, निर्धनता, इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए दोनों सरकारें प्रयासरत होंगी। दोनों अपने नीतियों के माध्यम से जन कल्याण की भावना से प्रेरित होकर कार्य करेंगी और जनहित में कार्य करेंगी। तो इस तरह से भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है ग्राम पंचायतों की स्थापना। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से उल्लेख किया गया है कि भारतीय संविधान के तहत इस तरह से उल्लेख है कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत की ग्राम पंचायतों की स्थापना की जाएगी और वे स्थानीय सरकार के, स्थानीय शासन के रूप में शासन संचालित करेंगे। तो स्थानीय शासन होगा वो ग्राम पंचायतों का। तो इस तरह से भारतीय संविधान में निम्न विशेषताओं के कारण भारतीय संविधान जो है उत्कृष्ट कोटि का आता है। बहुत सारी खूबियाँ, बहुत सारी चीज़ों को समाहित किए हुए है, जिसके कारण सबसे सर्वोत्तम संविधान माना जाता है। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में भारतीय संविधान के विषय वस्तु को यहीं समाप्त करते हैं। फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।